चलो देखो, आज मैथ की दूसरी क्लास है, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले तुम लोग को एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना, और साथ साथ जो हमारे ऑनलाइन छात्र हैं उनको भी नए वर्ष की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ साथ ये हमारी दुआ है तुम लोग को इस वर्ष जरूर जो है सभी लोग कहीं ना कहीं, एक यूपीपी की और एक एसएससी की बड़ी वैकेंसियां हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाओ। चलो ठीक है, देखो इसमें मैथ का आज पहला क्वेश्चन है, एक्स काम करने में वाई से दुगना अच्छा है, वे एक साथ 18 दिन में काम पूरा कर देते हैं, अलग अलग उस कार्य को पूरा करने में प्रत्येक को कितना दिन लगेगा। देखो काम समय कल के पेपर में भी था, 2-3 क्वेश्चन, आज भी आया, पहला ही क्वेश्चन है, अभी देखो और आगे आएगा। तो इसमें पहले इसका बेसिक, ठीक है, एक्स मान के लगाने का तरीका देखो, एक्स या यहाँ पे एक्स और वाई दिया तो ए भी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्स और वाई दो हैं, दोनों में अच्छा कौन है? एक्स। अच्छा का मतलब ये है कि उसकी कार्य क्षमता वाई से दोगुनी है। तो अगर एक्स का मान लें ए दिन में कार्य करता है तो वाई कितने दिन में करेगा? 2a। उसका दूना समय लगाएगा ना, क्योंकि उससे दोनों बेहतर है, तो दोनों में उल्टा संबंध होता है, तो इसका हो जाएगा 2a। अब ये जो 18 दिन दिया दोनों का एक साथ का दिया है, तो हम लोग यहाँ से निकाल लें जो मान है उसके आधार पे दोनों कितने समय में काम करेंगे एक साथ मिलके। तो क्या किया जाता है? एक दिन का निकाला जाता है। एक्स का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/a, और वाई का एक दिन का 1/2a। हमेशा जब भी होता है तो क्या किया जाता है? जब भी होता है तो एक दिन का काम निकाल के जोड़ा घटाया जाता है। काम समय ये जरूर ध्यान होना चाहिए। अब दोनों का लॉसा ले लो, कितना हो जाएगा? 2a। a से इसको डिवाइड करो 2 बार में, और 2 से 2a एक बार में, और बराबर कितना हो जाएगा? 1/18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से करो 3/3a, 3 कितना हो जाएगा? 2a बराबर हो जाएगा 1/18। ऐसे तिरछा गुणा करो 18 का, कितना हो जाएगा? 2a बराबर कितना हो गया? 18 दिया 54, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 27। अब दोनों का अलग अलग पूछा है, a का कितना हो जाएगा? 27, और इसका 54, 27/54 हो गया, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। तो काम समय के लिए बेसिक यही है तुम्हारा कि हमेशा एक दिन का काम निकालना है, एक दिन के काम पे जोड़ा घटाया जाता है, और बाकी तुम्हारा एक ये है, अगर काम पता होता है तो यहाँ पे दोनों का करके यहाँ पे कितना काम करना ये होता है। चलो वो आएगा आगे फिर से। अगला देखो, अगला क्या है? कह रहा है 7 779 943 और 123 का लसा पूछा है। लसा निकालना है, सिंपल सा, लेकिन देखो क्या है, 7 7 9 और 9 4 3 1 2 3। अब इसमें क्या करना है? लसा निकालना है, तो सीधे सीधे दूसरा कुछ तो कर नहीं सकते हो, काटना ही है। लेकिन एक तरीका छोटा सा भी है कि थोड़ा सा जल्दी लगाने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, 123 छोटा सा है, 3 से देखो कट रहा है नहीं कट रहा है? 3 2 5 1 6, 3 की व्यवस्था होती है, जो 3 से कट जाए उस जिसका योग वो कट जाता है। तो इसका 3 से काट दो, पहले कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 3 करें 3, यानी कि 41 एक ऐसा गुणज है। अब ये इतना है, बड़ा जरूर है, लेकिन क्या है, अब इस कुछ ना कुछ जरूर काम देगा, यानी कि 41 एक ऐसा गुणज तुमको मिल गया जिससे ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब तुरंत तुरंत 41 से काटे दोनों कितने बार कटेगा? तो 41 से अगर भाग देंगे इसमें, 41 से करने 41, ये 6 और यहाँ पे 3, 9 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा 36, ये 369 हो गया, यानी कि इसका 19 हो गया। इसी तरह इसमें दो, 9 4 3 41, 41 गुना 82, 2 1 और 3 बार में, यानी कि तुमको क्या मिल गया? 41 से इसको काटोगे तो 19 बार में कटेगा, इसको काटोगे तो 23 बार में, और इसको वही 3 से काटोगे 41 मिला, यानी कि 3 बार में। अब तुमको यही करना है गुणा। अब आपस में कोई सब अभाज्य है तो सबका आपस में गुणा कर लो, ठीक है। इससे तुम्हारा थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। आप करके गुणा जल्दी बताओ कितना होगा, गुणा करके बताओ। चलो गुणा करते रहना, इसका आ जाएगा 53 751, ठीक है। तो गुणा करोगे कितना आएगा? ये थोड़ा सा छोटा होने का तरीका है, ये वैसे कुछ नहीं दिख रहा है, एक एक को काटना पड़ेगा, तो इससे एक थोड़ा सा अनुमान लगा दिया जाता है। अगला देखो,
अगला क्या कह रहा है? कह रहा है एक दुकानदार शुक्रवार को एक बिक्री का आयोजन करता है, कोई सामान बेचने के लिए, जिसमें सभी वस्तुओं पर 23% की छूट दी जाती है, फिर भी उसे केवल 10% का लाभ होता है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या करना है, अभी कुछ पता तो है नहीं, ठीक है, तो ये मान लेंगे कि अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य कितना है, क्योंकि छूट किस पे मिलेगी, अंकित मूल्य पे ही मिलेगी। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य ये तुम्हारा मान लेते हैं 100 रुपए। अब छूट कितने का दे रहा है, 23% का, तो छूट के बाद अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया लिखा हुआ है उस पे, और उसके बाद छूट दे रहा है 23% का, तो 23% की छूट के बाद कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 माइनस 23 कर दो, 23 इसका परसेंट हो जाएगा तुम्हारा 23 ही 77। अब तुमको अंकित मूल्य पता है और विक्रय मूल्य पता है, कल बताए थे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का बताए थे, ठीक है। अब अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो यहाँ पे देख लो क्या होता है, अंकित मूल्य बराबर होता है, अंकित मूल्य बराबर, जब विक्रय मूल्य दिया रहेगा तुम्हारा तो विक्रय मूल्य गुणे 100 अपान होता है तुम्हारा 100 माइनस छूट, ठीक है, ये इनका संबंध होता है। अब यहां से निकालो सब रख के, कितना होगा, जल्दी रख के निकालो। अब यहाँ पे अंकित मूल्य से मतलब तुम्हारा क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्रय निकालना है तो क्रय मूल्य यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगा, यहाँ निकालोगे तो कितना आएगा, जल्दी जल्दी करो, तो 77 गुणे 100 बटे 100, हाँ 77 गुणे 100 अपान 100 माइनस छूट मतलब वही 77, नहीं नहीं 100 प्लस ये लाभ होगा ना, उसको लाभ हो रहा है ना, ये तो खैर छूट नहीं, लाभ थोड़ा सही करो, इसको लाभ हो रहा है, 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 110 हो जाएगा तुम्हारा, 0 0 कट गया, 77 यानी कि 70 रुपए, ठीक है, 70 रुपए तुम्हारा क्रय मूल्य आएगा। अब इसमें 100 रुपए अंकित मूल्य था और क्रय मूल्य कितना आया, 70 रुपए, तो कितने परसेंट का ज्यादा है, 30%। कह रहा है क्या पूछा है, पूछा है कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना परसेंट कम है, तो अंकित मूल्य से तुलना किया है, अंकित मूल्य 100 है तो 100 से वो 30 कम हो रहा है, यानी कि 30% कम होगा। प्रतिशत भी निकाल सकते हो, प्रतिशत कमी कितनी होगी, कमी गुणे 100 होता है, तो 30 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य या प्रारंभिक मान जो भी है, तो यहाँ पे 100 है, 100 से काट दो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अंकित मूल्य क्रय मूल्य वाला भी तुमको जानना जरूरी है। चलो अगला देखो, अगला कह रहा है एक खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर मोटी धातु शीट से बनी है, ठीक है, प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा। तो बेलन, सबसे पहले बेलन देखो, ये होता है बेलन, यहां से यहां इसका आर हो गया त्रिज्या, और ये क्या होती है ऊंचाई h, इसका आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। कैसे आता है, वृत्त देखो ना, वृत्त वृत्त का क्षेत्रफल, आयतन जब भी निकालते हैं, वृत्त क्या होती है, वृत्त हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, ये सब 2 विमीय आकृतियां हैं। 2 विमीय का मतलब क्या हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई केवल हो, ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। लेकिन जब 3 विमीय आकृतियां होती हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, घन घनाभ का आया था क्वेश्चन ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है। उसी तरह से यहाँ पे जब इसमें बेलन, ये इसमें बेलन में क्या होता है, ये ऊंचाई जुड़ जाती है तो ये वृत्त ही, जब ऊंचाई जुड़ जाएगी तो ऊंचाई में चौड़ाई पाई आर स्क्वायर होता है, और ऊंचाई से गुणा कर दोगे तो आयतन निकल जाएगा, यही है। लेकिन अब ये क्या है, खोखला बेलन कहा है, ठीक है, खोखले बेलन का मतलब क्या हो गया, अंदर से जगह खाली है, बस जो उसकी मोटाई जो भी आएगी वो क्या आएगी, जो उसकी धातु का जो बना हुआ है। तो अगर इसको खोखला बेलन ऐसे कर दिया जाएगा यहाँ पे, तो इसमें 2 त्रिज्या हो जाएगी ना, एक तो यहां से लेके यहां तक, और एक जो ये मोटाई इसकी है, इसकी यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो जब खोखले बेलन का आयतन निकाला जाता है तब क्या होता है, पाई
बड़ा है उसके कैपिटल बाद ब्रैकेट में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ठीक है, और इंटू h। अब r1 क्या है, जो बाहरी मोटाई है, जो बाहरी त्रिज्या है, r1 कितना हो जाएगा, कितना दिया है 4, और इसकी मोटाई जब 1 सेंटीमीटर है तो अंदर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा, यहाँ 3 रख दो। अब इसी फार्मूले में निकालो, पाई का मान यहाँ पे ब्रैकेट में दिया 22/7 ने लिखिए, 22/7 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का 4 चौके 16 हो गया, और माइनस 3 त्रिका 9, ठीक है, गुणे ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितना दिया 2। अब यहाँ पे काट दो, 22/7 यहाँ से 7 गुणे 2, 7 से 7 कट गया, 22 गुना 44, 44 क्या आ जाएगा घन सेंटीमीटर, cm का क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, अगला कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे पूछा है। तो कल वाला आ गया बोडामास के नियम पे, ठीक है, बोडामास के नियम पे सॉल्व करके बताओ जल्दी कितना होगा। इसमें हम नहीं सॉल्व करेंगे, तुम लोग सॉल्व कर लेना, इसमें बस क्या करना है, ये जो कहाँ आया है इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, नहीं तो इसका मान बदल जाएगा, ठीक है, सॉल्व करके बताना। ये दोनों क्वेश्चन वही है, इसलिए ये दोनों कल बिल्कुल बोडामास वाला नियम तो बताया गया है, तो दोनों को सॉल्व कर लेना। चलो अगला देखो इसको, ठीक है, इसको देखो, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन उसने इसे 20% की हानि पर 480 रुपए में बेचा। पूछा नहीं क्या आया, क्या पूछा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन उसने इसे 20% की हानि पर 480 में बेचा है, ठीक है, तो वही जो बेचना चाहता है वही मूल्य पूछा होगा। तो अभी कल बताए थे क्या होता है, किसी वस्तु का जो अपना जितने रुपए का है वो अपना 100% मूल्य होता है। अब 20% की हानि पे 480 रुपए में बेचा है, यानी कि वो 100% दाम नहीं पाया, उससे 20% कम पाया, तो कितने का दाम पाएगा, 80% का इक्वल दाम पाएगा। 80% बराबर कितना हो जाएगा 480, ठीक है। अब इसका अगर पूछता क्रय मूल्य कितना होगा तो 100% भी निकाल देते, लेकिन उसको 20% क्या चाहिए, लाभ चाहिए, तो कितने परसेंट का दाम निकालोगे, 120% का, 120% का दाम निकालोगे, ठीक है, 120% का दाम, तो तीसरा गुणा कर दो, 120 गुणे 480 और बटे 80, 0 0 कट गया, 8 6 48, 12 6 72, 720, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 720। अब अगला देखो, कह रहा है एक वितरण का बहुलक 24 और माध्य 60 है, उसकी माध्यिका क्या होगी। हाँ ये देखो माध्य माध्यिका वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये हो गया। हाँ। तीन चीजें हैं, माध्य माध्यिका और बहुलक। तो देखो इसका एक फार्मूला होता है 3 × माध्यिका बराबर 2 × माध्य और प्लस बहुलक, ठीक है, ये फार्मूला है इसका। अब इसको ये याद रखना, माध्य निकालने का, माध्यिका निकालने का तो खैर इसमें पूछा नहीं है। माध्य क्या होता है, माध्य जो होता है, जो तुम्हारा औसत निकालते हैं वैसे ही होता है, ठीक है। और माध्यिका, माध्यिका क्या होती है, लाइन से संख्या लिख के बीच वाली संख्या, नहीं लाइन से नहीं, उसमें क्या क्या आता है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख के बीच वाली। अगर माध्यिका जल्दी शॉर्टकट देख लो, क्या होता है, अगर विषम पद है तो n + 1/2 का पद का मान हो जाएगा, ठीक है, और सम पद रहता है तो क्या होता है n/2 + n/2 में +1 पद का मान, ठीक है, वे पद का मान, और सबका /2 होता है, ठीक है। अभी देखो, अभी बता दे रहे हैं क्वेश्चन इस पे। और बहुलक जो संख्या लिखी दी गई रहती है उसमें सबसे बार ज्यादा बार होता है, उसी को बहुलक कहा जाता है। तो ये पहले, सबसे पहले तो ये फार्मूला जरूरी है। अब इसमें देखो एक चीज, ये बार बार भूल जाता है, माध्यिका यहाँ होती है कि माध्य यहाँ होता है। तो अभी कुछ दिन पहले तुम लोग को छंद पढ़ाए थे, तो छंद में क्या होता है, अगर इसको गिनो तो कितने अक्षर है इसमें,
माध्यिका बड़ा है। कितने अक्षर हैं? ये देखो आधे को नहीं गिना जाता है, 1 2 3, 3। ठीक है ना, आधा गिना जाता है ना तो क्या कहता है, स्वर को गिना जाता है, ठीक है। पूरा एक अक्षर ये पूरा हो जाएगा 1 2 3, तो 3 गुणे माध्यिका हो गया, और माध्य में देखो 1 2, 2 गुणे माध्य हो जाएगा, और प्लस बहुलक है, ठीक है। अब इस फार्मूले में रखो इसको, वितरण का बहुलक कितना दिया है, 24 है, 24। तो यहाँ 24 हो जाएगा, प्लस माध्य कितना दिया है, 60, 2 गुणे 60 कितना हो जाएगा, 120, 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका x मान लो या माध्यिका लिख दो, m मान दो, कितना हो जाएगा, 3m बराबर 144, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 2 3 छाक 3 और 24, 48, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा, ये जरूर याद रखना, बस इसके बार बार, क्योंकि फार्मूला बार बार भूल जाता है, इसलिए इसमें ये ध्यान रखना कितना अक्षर है और कितना ये है। अब एक चीज जल्दी से यहाँ देख लो, माध्य और माध्यिका का सिंपल पूछ देता है। मान लो कोई आंकड़ा दिया है 17 11 18 6 2 12, ठीक है। तो इसका अगर माध्यिका पूछ रहा है तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। पहले विषम का देख लो, मान लो एक और होता 15 होता, ठीक है। तो इसमें सीधे सीधे क्या करते हैं हम, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग तुम्हारी इच्छा है जिसमें लिख लो, किसमें लिख सकते हो, असेंडिंग में लिखो, असेंडिंग में लिखने का मतलब सबसे पहले 2 हो जाएगा, फिर 6, फिर 11, फिर 12, 12 फिर 15 फिर 17, फिर 18 ये हो गया। कहा है कि n/2 में पद का मान, n/2 का मतलब क्या हो गया, n कुल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 है, और प्लस 1 कर दो 8, 8/2 करोगे चौथे पद का मान, 1 2 3 4, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, 12 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारी माध्यिका हो जाएगी। ये कब, जब क्या है, ये विषम पद हो, विषम पद, ठीक है। अब अगर एक और इसमें जोड़ दो 20, ठीक है, यहाँ पे 20 जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दो 20, तो उसको भी क्या करना है, इसी तरह लिखना है, असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग, जो तुम्हारी इच्छा करे। उसके बाद ये फार्मूला क्या है, n/2 में पद का मान, इसमें अब कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हो गए, 8/2 का मतलब क्या हो गया, 8/2 करोगे यानी चौथे पद का मान, ठीक है। 8 और चौथा पद और प्लस 8/2 4 एक पांचवें पद का मान, यानी कि पांचवा पद अपॉन 2। अब यहाँ पे रखना है चौथा पद कौन है, पांचवा पद कौन है, 1 2 3 4, चौथा पद क्या है 12, और प्लस पांचवा पद 15 अपॉन 2, 12 15 कितना हो गया, 27 अपॉन 2, यानी कि 13.5, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया। अब एक चीज यहाँ पे, ये माध्यिका हो गया, ये सम के लिए था, ये सम का है, ये सम का हो गया, ये विषम का हो गया, ये माध्यिका का है। और अगर यही माध्य पूछता तब क्या होता, माध्य पूछेगा तो चाहे ये क्वेश्चन दिया रहेगा, चाहे ये दोनों में से एक दिया रहेगा, ठीक है। तो माध्य का क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, सीधे सीधे वही जो औसत होता है इसका फार्मूला होता है, ठीक है। कुल पदों का योग कितना हो रहा है, सबको जोड़ेंगे आपस में, 2 6 8 8 और 11 ऐसे ऐसे जोड़ के सबको लिख देंगे, मान लो योग जितना भी आए, और अपान कितना करेंगे, 8 है तो 8 कर देंगे, ठीक है। और बहुलक जो सबसे ज्यादा बार इसमें आए, तो सब एक ही बार आए हैं, तो इसके जो अगर कोई एक से ज्यादा बार नहीं होता तो उसका बहुलक एक मान लिया जाता है जनरली, ठीक है। नहीं तो कोई ना कोई पद जब बहुलक पूछेगा तो कोई ना कोई रिपीट किया रहेगा इसमें से, मान लो इसको ये 18 कर दे तो 2 बार 18 आ गया, तो 18 18 इसका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना है आंसर, 48। चलो अगला देखो, चलो अगला देखो,
इसमें कह रहा है कि 15 मीटर त्रिज्या के गोलाकार उद्यान में, उद्यान मतलब क्या होता है, बागीचा, ठीक है, ये बागीचा है, इसमें इसकी त्रिज्या कितनी है 15। आर बराबर 15, ठीक है। उद्यान में 24 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर की दर से बागीचे के अंदर 2 मीटर चौड़े मार्ग का निर्माण किया जाता है। मार्ग बनाने की लागत कितनी होगी? तो क्या करेंगे इसमें, बस पहले रास्ते का सीधे क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल निकाल के 24 से गुणा कर देना है, ठीक है। क्षेत्रफल किसमें आएगा, वो स्क्वायर में आएगा ही। अब इसके अंदर है रास्ता, यहाँ 2 मीटर चौड़ा, ये रास्ता है, ये रास्ता है, इसकी चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बड़े में से छोटे को घटा। हाँ देखो यहाँ पे 2 वृत्त हो गया ना, एक बाहर वाला वृत्त हो गया, एक अंदर वाला ये वाला वृत्त हो गया। बड़े वृत्त में से अगर छोटे वाले वृत्त को अंदर वाले वृत्त को हटा देंगे तो रास्ते वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ पे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई कितना है, पाई रहने दो, एक साथ रख देना, आर कितना है 15, 15 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 225 पाई, और अंदर वाला अब 2 मीटर कम हो गया ना यहाँ से यहाँ तक, तो 13 हो गया, इसका भी निकालो वही, तो पाई गुणे 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 पाई, ये हो जाएगा। अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल करोगे तो 225 पाई माइनस 169 पाई, घटाओ कितना होगा, तो कॉमन मिल जाएगा, बचेगा 56 बच रहा है ना, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 56 आ रहा है, तो 56 पाई हो गया तुम्हारा क्या, 56 पाई, ये रास्ते का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। पाई का मान रख दो, पाई का मान जो दिया है उसमें रखने के लिए 22/7 रख दो, 56 गुणे 22/7, 7 8 8 से काटोगे तो 8 9 16 8 9 176 क्या आया स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये क्या आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है, बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाला वृत्त अगर घटा देंगे, बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो अपने आप क्या होगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये किया गया है, करने के बाद आया 176 स्क्वायर मीटर। अब एक स्क्वायर मीटर का खर्च कितना दिया उसने 24 रुपए, तो 176 का कितना होगा 24 से गुणा कर दो, कितना आएगा करने पे 42 25 24 42 और 24, ठीक है, ये हो गया। चलो अगला देखो, ये हो गया ना। अगला है 8 नंबर, ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। देखो ग्राफ में जनरली आर लाइन वाले क्वेश्चन में क्या करता है, ग्राफ दे के इस पे क्वेश्चन रहेगा लेकिन इधर उधर करके देता है। इस पे दिया है कुल 3 क्वेश्चन, ठीक है ना, तो एक यहाँ है, आगे भी 2 आएगा, तो एक बार बढ़िया से ग्राफ पढ़ लो फिर आगे ताकि आसानी हो जाए। ग्राफ क्या दिया है इसमें, ग्राफ में दिया है कि किसी महीने में विभिन्न कंपनियों के लैपटॉप का उत्पादन और बिक्री। देखो एक थोड़ा ज्यादा गाढ़ा है, एक थोड़ा हल्का गाढ़ा है, ज्यादा गाढ़े वाले क्या किया है, उतना उत्पादित हो रही है, और थोड़ा हल्का है तो इसका मतलब इतनी बेची जा रही है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो कोई भी मार्कर ही है, तो किसी एक कंपनी द्वारा कितना हो रहा है 900 उत्पादित हो रहा है और बिक कितना रहा है 650, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है सभी कंपनियों के द्वारा कुल उत्पादन का औसत क्या है। तो उत्पादन का सीधे औसत निकालना है, तो कुछ है नहीं इसमें, उत्पादन इसका ए का 900 हो रहा है, बी का 700 हो रहा है और सी का 300 हो रहा है, जोड़ दो 7 3 10 हो गया और 9 1900 हो गया। 1900 अपन औसत निकालने के लिए कितना है, 3 कंपनियां, 3 से भाग दो, 300 का 3 4 18, 3 3 का 9, 3 3 का 9 66 सही 1/3, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसका औसत हो गया। अगला देखो कह रहा है कि ए का 20%, बी का 35% हो, तो ए अनुपात बी क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ए का 20% यानी कि ए गुणे 20/100 बराबर क्या है, बी का 35%, बी गुणे 35/100, ये नीचे कैंसिल हो गया, 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, ठीक है। अब इस बी को इधर ले आओ, ए अपान बी बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 इधर है, ये 4 इधर जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा, ये अनुपात बी बराबर 7:4, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट अनुपात निकल जाएगा 7:4, ठीक है ना। चलो अगला देखो, अगला क्या है,
अगला कह रहा है ए बी और सी एक काम को 550 रुपए में पूरे करने का ठेका लेते हैं, ठीक है, और ए और बी मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करते हैं, सी का हिस्सा क्या होगा? तो जब 7/11 ए और बी कर रहे हैं तो सी कितने में करेगा? तो कोई भी काम होता है एक काम उसको माना जाता है, ठीक है, एक में से घटा दो, 1 - 7/11 यही काम सी करेगा। 11 करने 11 में से 7 घटाओ तो 4/11, 4/11 काम कौन करेगा? सी। और जिस अनुपात में काम करेंगे उसी अनुपात में पैसा पाएंगे। तो ए और बी का क्योंकि उसको पूछना नहीं है इसलिए उसने एक साथ दे दिया 7/11, सी का निकाल दो, 550 का 7/11 पाएगा वो 4/11, 550 गुणे 4/11, 11 × 5 = 50, 5 × 20 यानी कि 200 रुपए, ठीक है। अगर ए और बी का भी पूछना होता तो उनका भी कुछ ना कुछ वो देता, लेकिन उनको पूछना नहीं था। अगला देखो, 2000 रुपए की मूलधन को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा है ना, कौन सा क्वेश्चन नंबर 63 क्या होगा? सीधे सीधे देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कब अंतर होता है? एक साल के बाद, एक साल तक साधारण ब्याज करो या चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, दोनों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा। जब साल भर के बाद निकालोगे तो अलग आएगा, ठीक है। तो इसमें एक साल का निकाल दो, ठीक है। साल भर बाद जब जो चक्रवृद्धि ब्याज का में होता है, जो ब्याज आता है मूलधन में जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो एक साल का निकालो 2000 का, कितना है? 2000। एसआई बराबर कितना होता है? पी यानी कि 2000 गुणे आर कितना है? 10, और समय एक साल का निकालना है क्योंकि 2 साल का नहीं, एक साल का निकालना है। कितना हो गया? 200 रुपए। ये 200 रुपए अब चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज रहता तो जितने साल बाद मिलता है हर साल 200 रुपए मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ये 200 रुपए जो आया है ब्याज वो मूलधन में जाके जुड़ जाएगा। अब 200 में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2200 रुपया हो गया, 2200। अब एक ही साल के बाद पूछा है, मतलब दूसरे साल के अंदर, दूसरे साल के अंदर पूछा है तो 2200 गुणे 10 और समय 1 और बटा 100, ये काट दो, कितना हो जाएगा? 220, ठीक है। 220 हमारा क्या हो गया? चलो अगला देखो, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज की दो समीपवर्ती भुजाएं 12 सेंटीमीटर 64 ये नहीं हुआ क्या? अच्छा चलो ये 64 देखो, कह रहा है 12% के साधारण वार्षिक ब्याज दर से 500 रुपए को 10% के साधारण वार्षिक ब्याज दर से एक निश्चित राशि निवेश की गई। यदि 4 वर्ष पश्चात दोनों निवेश की गई राशि का कुल ब्याज 480 रुपए हो तो द्वितीय निवेश की गई राशि कितनी है? ठीक है, मतलब कहने का है कि दो बार में किया है। एक 500 रुपए को किया है, 500 रुपए को यानी कि P = 500 हो गया, R इसका कितना है? 12% और दर से 4 वर्ष के लिए, फिर टोटल कितना? 4 वर्ष पश्चात का है, तो T बराबर कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। एक ये हो गया और दूसरा 10% के साधारण ब्याज पर। एक और है तो उसका पता ही नहीं है, P को निकालना है, P पता ही नहीं है, और इसका R कितना है? 10% और T इसका भी कितना रहेगा? 4%। अब इन दोनों से मिला के कितना ब्याज इसको मिला है? 480 रुपए, ठीक है। तो ये पूछा है कि ये P कितना है, तो अब इसमें सिंपल सा क्या करेंगे, पहले देख लेंगे इसका ब्याज कितना आ रहा है, तो यहाँ निकालो। एसआई बराबर क्या हो जाएगा? PRT यानी कि P 500, R 12 और T 4, 100 ये कट गया, 12 25 60 6 24 यानी 240 रुपया। 240 रुपया इससे ब्याज मिला, तो इससे भी कितना मिलेगा? 240 ही मिलेगा, क्योंकि 480 टोटल हो रहा है। तो यहाँ पे एसआई पता चल गया, एसआई कितना है? 240 रुपया। अब यहाँ से सीधे निकालो इसी फार्मूले में रख के, क्या होता है? SI = PRT अपॉन 100 होता है। यहाँ से P निकालो तो ये इधर चला जाएगा, P = SI गुणे 100/RT। अब यहाँ पे SI कितना है? 240 गुणे 100 और बटा दर कितना है इसका? 10% और समय 4
4 7 जीरो काट दो, 4 4 24, 60 हो जाएगा, यानी कि 600। दूसरा वाला कितना हो जाएगा? 600। आ रहा समझ ना? ये दो बार में बस बांट दिया और दोनों का इकट्ठे कहा 480 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो इससे जितना ब्याज मिलेगा बाकी जितना देखेंगे इसमें कितना ब्याज है वहां से निकाल देंगे। अगला देखो, अगला कह रहा है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज कैसे होता है? ये होगा तुम्हारा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब दो समीपवर्ती भुजाएं, इसकी कितना दिया है? 12 और 9, तो एक 12 हो गई और एक 9 हो गई। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो आमने सामने की भुजा तो आयत की भी बराबर होती है, लेकिन अंतर क्या होता है? इसका 90 डिग्री नहीं बनता उसका। हाँ, आयत जो होता है इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका हर कोण 90 डिग्री का, लेकिन इसमें 90 का नहीं होता है। ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, ये 90 से कम होगा और ये 90 से ज्यादा होता है, इसके सामने वाला भी ज्यादा, ये कम, इस तरह होता है। तो इसमें एक कह रहा है कि कोण दे दिया 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। तो इसमें पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज का अगर नॉर्मली बिना कोण के पूछता तो क्या क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का? आधार पर लंबवत ऊंचाई उसका होता है, ठीक है ना, आधार पर लंबवत ऊंचाई, तब लंबवत ऊंचाई निकालनी पड़ती जब उस तरह से पूछा, तो दिया नहीं है, ठीक है। अब इसमें यहाँ तो केवल जब कोण दे दिया तो सीधे सीधे जो दिया है, एक भुजा दिया है, दूसरी भुजा गुणे sin 30 हो जाएगा, जितना मतलब sin थीटा होता है। ये फार्मूला नोट कर लो जब कोण पे आता है, समीपवर्ती भुजाओं का गुणनफल गुणे sin थीटा। थीटा में थीटा कितना दिया? ये 30 डिग्री, ठीक है, रख दो। ये कितना है? एक भुजा 9 है, दूसरी कितनी है? 12 है, और गुणे sin 30 कितना होता है? sin 30 का मान 1/2, 1/2, 2 से काट दोगे 2 छक्के 9 छक्का 54, ठीक है, 54 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, 54 वर्ग सेमी, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है। ये समांतर चतुर्भुज का अगर भुजाओं के आधार पर पूछेगा तो आधार गुणे लंबवत ऊंचाई होता है, ठीक है, लेकिन जब वो नहीं दिया जाएगा, अगर कोण करके दिया जाएगा तो ये हो जाएगा फार्मूला इसका। चलो अगला देखो, चलो अगला देखो, अगला देखो, अभी बताया था ना ग्राफ वाला, ग्राफ वाला फिर से आ गया है भाई, वही सेम ग्राफ है। देखो उत्पादन की इकाई जो है 900 और ये बिक्री जो है 650, 700 और 300 वही सेम है, ठीक है। अब क्या पूछा है? किस कंपनी की प्रतिशत बिक्री उसके उत्पादन के सापेक्ष 40% और 43% के बीच में है? 40 और 43 के बीच में पूछा है, तो इसमें कितना हुआ है? 900 उत्पादन हुआ है, 650 इसकी बिक्री हुई है, तो उत्पादन के सापेक्ष बिक्री कितनी हुई? तो क्या करेंगे? 650 गुणे 100 और बटे 900, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 7 63 और 2 बचा 9 2 18, मतलब 72 उसमें कुछ आएगा, तो ये होगा नहीं, क्योंकि हमको कितना निकालना है? 40 और 43 के बीच में होना चाहिए। ए वाला हुआ नहीं, बी वाले में भी देखो कितना हो जाएगा? 300 गुणे 100 और बटे 700, ये 7 से काट दो तो 7 7 7 चौक 28 और 2 7 7 दूना 14, इसका 42 कुछ आएगा, ठीक है, ये तो हो जाएगा। और ये देखो अब 150 यानी सीधे 50% हो गया, तो ये भी नहीं होगा, यानी कौन सा हो जाएगा? बी केवल, ठीक है। ये जल्दी जल्दी थोड़ा सा करने के लिए इस तरह से अपना से डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। अब अगला देखो, अगला है दो संख्याओं का औसत ए बी है, यदि संख्या में से एक ए है तो दूसरी कितनी होगी? औसत दिया है, दो संख्याओं का औसत दिया है, तो दो संख्याओं का कुल मान, अभी कल औसत पे क्वेश्चन आया था, ए बी औसत है तो कुल मान कितना हो जाएगा? दो संख्याएं हैं उनका औसत ए बी है तो कुल योग 2 से गुणा कर दो 2ab हो गया। अब एक संख्या कितनी है? ए है, तो दूसरे पूछा है तो 2ab में से a घटा दो माइनस a, ठीक है। अब इसको जैसे आंसर दिया हो 2ab माइनस a दिया ही है, अगर नहीं तो क्या करते, a कॉमन कर लेते तो 2b माइनस 1 भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन यही आंसर दिया, यही हो जाएगा ये, ठीक है। अगला देखो,
कह रहा महेश और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। ठीक है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:8 हो जाता है। महेश के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी यदि उसकी आयु अजय की वर्तमान आयु से आधी है? तो पहले इन दोनों का आयु निकालो, अजय और महेश की। ठीक है, अजय और महेश की आयु निकालने के लिए क्या करना है? दोनों का अनुपात जितना दिया उतने में x आगे मान लो, 3x हो गई और 2x। ये महेश की हो गई और ये अजय की। अब 8 साल बाद का है तो 8 साल में कितना हो जाएगा? ये भी 8 साल बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। तो 3x प्लस 8 इसका हो गया। और अब अनुपात क्योंकि 8 साल बाद का दिया है तो फिर से अनुपात निकालने के लिए 2x प्लस 8 ये बराबर कितना हो जाएगा? 11/8। यहाँ से x का मान निकाल लो, पीछे गुणा करोगे तो 8 3 24, x प्लस 8 9 64 बराबर 11 गुना 22x और प्लस 11 8 88। जब एक तरफ करोगे 22 एक इधर आएगा तो 2x बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा? 64 उधर जाएगा तो 4 24 2, x बराबर कितना हो जाएगा? 12 साल। अब इसकी महेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 12 दिया 36 हो जाएगी। महेश की वर्तमान आयु 36 और अजय की 24 साल। अब पूछा क्या है देखो, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। कह रहा है यदि हो जाए महेश के पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है, महेश के पुत्र की, इसके पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है। ठीक है, यदि उसकी आयु अजय की आयु से वर्तमान आयु से आधी है तो इसकी अजय की आयु कितनी है? 24 है। तो उसके पुत्र की आयु इसकी आधी, इसके पुत्र की आयु इसके पुत्र आधी है तो आधा हो गया, यानी कि 12। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। चलो अगला देखो, अगला कह रहा है एक निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी द्वारा दिया गया समय का अनुपात 7:9 है तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा? तो इसमें सिंपल सा है, क्या होता है? चाल और समय में उल्टा अनुपात होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, चाल जितनी ही तेज होगी समय उतना ही कम लगेगा, चाल जितनी ही ज्यादा होगी जितनी ही कम होगी समय उतना ज्यादा लगेगा। तो यहाँ जस्ट तुरंत उल्टा हो जाएगा, 9:7। ठीक है, साल पर दो भी आएगा, दोनों का उल्टा हो जाएगा। अब अगला देखो, फिर देखो इसी ग्राफ पे आ गया, सेम वही चीज है, 900 650 700 और 300 और ये। अब पूछा क्या है देखो, कह रहा है कि सभी कंपनियों के द्वारा बेची गई कुल लैपटॉप की इकाइयों की औसत संख्या क्या है? इसमें क्या पूछा था? इससे पहले वाले में उत्पादन की औसत संख्या पूछा था और इसमें बेची गई। तो इसमें कितना बेचा गया? 650, इसमें 300 और इसमें 150। जोड़ दो, 950 और 1050 यानी कि 1100। 1100/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1100/3। औसत 3, क्योंकि 3 ही कंपनियां हैं, 3 से भाग दे दो, 3 से करोगे तो 3 3 का 9, 366 सही 2/3 ये हो जाएगा। तो ऑनलाइन में यही दिक्कत होती है, क्या करता है? ऑफलाइन में जब क्वेश्चन सेट करता है तो क्या करता है, जहाँ पे ग्राफ रहेगा उससे संबंधित 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जितना पूछना रहेगा एक जगह पूछ लेगा। ऑनलाइन में ग्राफ वही रहता है। अब जितने पेपर में आगे साल करो तो यही होगा, ग्राफ वही रहेगा, लेकिन इसी को जो एक एक क्वेश्चन रहेगा अलग अलग पूछेगा। इसमें तो खैर दे दिया ना, हर जगह ग्राफ दे दिया, लेकिन और कई क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि नहीं देता है, वही कह देगा ग्राफ से संबंधित। तो ये ध्यान रखना, एक बार बढ़िया से जहां आएगा पहले ही अध्ययन कर लेना उसका। चलो अगला कह रहा है ट्रेन ए 50 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। यदि ट्रेन बी की चाल ए की चाल से 40% अधिक है तो दोनों का अनुपात क्या पूछा है? तो पहले तो निकाल लेंगे, ए की चाल निकालो। ए की चाल कितनी हो जाएगी? चाल बराबर दूरी बटा समय। हाँ निकालो यहां से, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी कितनी है? 50 कितने सेंटीमीटर? 50 किलोमीटर की दूरी कितने समय तय कर रही है? 30 मिनट। 30 मिनट में। अब देखो किमी है तो इसको क्या करेंगे? घंटे में बदलेंगे ना, तो 30/60 कर दो। 60 पलट के कहां चला जाएगा? 30/60 करोगे 60 पलट के ऊपर आ जाएगा। 50 × 60 और बटे 30 30 गुना 50 गुना 100। ए की चाल कितनी आ गई? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कहा है? बी की चाल ए की चाल से 40% ज्यादा है, तो बी की चाल कितनी हो जाएगी?
इससे 40 ज्यादा करोगे तो 140 हो जाएगा ना। 100 है तो 100 का 140 40% करोगे तो 140 हो जाएगा। दोनों का अनुपात पूछा है तो क्रमशः दोनों के यानी कि ए और बी का ये ध्यान देना है। ए अनुपाते बी पूछ निकालना है तो 100 अनुपाते 140। 0 0 काट दो, 2 25 और 2 सत्ते 5 समझे 7 5 समझे 7। देखो ये ध्यान अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। अब यही थोड़ा उलट दिया होता, बी और ए का पूछ दिया होता तो 7 समझे 5 होता। लास्ट में कभी कई बार ये घुमाने के लिए कर देता है। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला क्या है, इसमें कह रहा है 4 वयस्कों और कुछ नाबालिगों के परिवार में प्रति माह प्रति व्यक्ति चावल की औसत खपत कितनी है? 8.5 है। ठीक है, यहाँ पे 4 वयस्क हैं और कुछ नाबालिग हैं। अब नाबालिगों की संख्या नहीं दिया है तो हम मानेंगे कितने नाबालिग हैं? x नाबालिग हैं। तो कुल कितने लोग हो गए परिवार में? 4 तो वयस्क हो गए और प्लस x नाबालिग हो गए। इनकी औसत खपत कितनी है चावल की? 8.5। ठीक है, तो इनकी कुल खपत कितनी हो जाएगी? परसेंटेज में क्या होता है जब ये औसत में कुल संख्या निकालने के लिए औसत में गुणा कर दिया जाता है कितना टोटल है। तो औसत ये हो गया और कुल निकालने के लिए इसमें गुणा कर दो, यही संख्या है ना। अगर मान लो यही 12 होता तो 12 गुणा इतना कर देते। अब x के साथ कर लो गुणा, तो 8 से इसमें करो, 4 से 4 5 20, 4 8 32 तो 34, ये 34 हो जाएगा। 0.0 तो मतलब नहीं है, और प्लस क्या हो जाएगा? 8.5 x। आ रहा समझ में तुम्हारे? चलो अब ये तो हो गया तुम्हारा, ये जो दिया है। अब फिर क्या कह रहा है, जबकि वयस्कों के लिए औसत खपत कितना दिया है? 10 केजी। केवल वयस्क कितना करते हैं? 10 केजी। तो वयस्क वही प्रति व्यक्ति कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति का मतलब क्या हो गया? एक व्यक्ति 10 केजी कर रहा है तो 4 लोग हैं तो कितना कर लेंगे? वयस्क लोग कितना करेंगे? एक व्यक्ति 10 तो 4 व्यक्ति हैं 40 हो जाएगा। 40 केजी ये खत्म करेंगे। और नाबालिगों के लिए कितना है? 5.5 प्रति व्यक्ति। मतलब एक नाबालिग कितना करेगा? 5.5। तो कितना है नाबालिग लोग? x लोग हैं तो कुल कितना करेंगे? 5.5 से गुणा कर दो, 5.5 x। ठीक है, यहाँ कुल निकाले तो कितना आया? इतना आया, और यहाँ पे अलग अलग निकाले तो इतना आया। अब ये दोनों बराबर ही तो है, ये अलग अलग निकालो एक साथ निकाले और टोटल तो यही है। तो क्या लिख सकते हो इसको? यहाँ पे लिख दो, ये दोनों को जोड़ोगे इसको और इसको तो कितना हो जाएगा? 40 प्लस 5.5 x। यहाँ से निकालो 40 प्लस 5.5 x बराबर तुम्हारा हो जाएगा 34 प्लस 8.5 x। इसको इधर ला दो, 6 हो जाएगा बराबर, इसको इधर ले जाओगे तो 3x। x बराबर कितना हो जाएगा? 2। नाबालिग की संख्या हम लोग कितना माने थे? 2 माने थे और 2 आ गया। x माने थे 2 आया x बराबर। आया समझ में? एक बार फिर से देख लो। इकट्ठे क्या कहा है कि 4 वयस्क हैं और नाबालिग कुछ कहा है तो हम कितना मान लेंगे? x मान लेंगे। तो 4 प्लस x कुल संख्या हो गई, उनका औसत दिया 8.5। तो कुल योग कितना हो जाएगा? कितना चाहो तो औसत से इसमें गुणा कर दो संख्या में, तो ये हो गया। अब अलग अलग दिया, वयस्क का दिया है, एक वयस्क 10 केजी तो 4 वयस्क 40 केजी। अब नाबालिग का दिया, प्रति नाबालिग कितना? एक नाबालिग कितना कर रहा है? 5.5। तो x नाबालिग 5.5 इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो 5.5 x हो गया। अब इसको दोनों को जोड़ दो, एक साथ कर दो तो 40 प्लस 5.5 x हो जाएगा। तो यही चीज ये इस तरह से भी है, दोनों को एक साथ बराबर के उस पे रख के x का मान ऐसे निकाल लेंगे। 2 आ गया। ठीक है, चलो अगला देखो। कह रहा है यदि किसी संख्या का 50% किसी दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर हो तो संख्याओं के बीच का अनुपात पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, संख्या कितना है? संख्या का 50% तो x मान लो, संख्या x का 50 x/50 ये 100 बराबर दूसरी संख्या y मान लो, y का 3/4 के बराबर है तो 3/4 हो गया। ठीक है, यहीं से x और y का अनुपात निकालना क्या हो जाएगा? 50 से काट दो, इसको 2 बार में कट गया, नीचे से नीचे काट दो, 2 दूना 4, y को इधर लेते आओ, x बटा y बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। यही कितना हो जाएगा? x अनुपात y बराबर 3/2, इसका अनुपात हो जाएगा।
ठीक है, आया समझ में? अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, जब एक साइकिल की कीमत में 20% की कमी होती है तब उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें क्या होता है, हमेशा नुकसान होता है। ठीक है, पहले 20% बढ़ा दो फिर 20% कम कर दो, या पहले 30% कम कर दो फिर 30% बढ़ा दो, हमेशा कम होगा। और कितना कम होगा? जितना हो रहा है उसके स्क्वायर बटा 100। 20 का हो रहा है ना, 20 का स्क्वायर करोगे 400 बटा 100, यानी कि 4% की क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है ना, 4% की हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में हानि होती है। देख लो कैसे होता है, एक बार इसको कैसे आता है फिर समझ में आ जाएगा। देखो ये कितना है, 20% क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। मान लो साइकिल, एक साइकिल की कीमत 100 रुपए है, ठीक है, 20% इसमें कम करेगा तो कितना हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा ना। और फिर जब बढ़ाएगा तो 80 का 20% बढ़ाएगा, तो 80 का 120% निकालो, कितना होगा? 0 0 0 12 थे 96, 96 तक पहुंचे। ठीक है ना, 96 तक ही पहुंचे, तो यानी कि क्या हो गया, 100 रुपया था, अब 96 पाया, यानी 4% का नुकसान हुआ ना। अब ये तो कमी पहले का है, अब इसी को अगर बढ़ा के कहता है कि पहले 20% बढ़ जा रहा है फिर 20% कम हो रहा है, तब भी देख लो उस कंडीशन में तब भी 100 रुपया है, और अब बढ़ा दिए 20% तो कितना हो गया, 120 रुपया। अब फिर जब 20% कम करोगे तो कितने परसेंट का दाम लोगे, 80 का लोगे, तो भी वही चीज हो गया 12 के 96। तो क्या होगा, चाहे पहले वृद्धि करो या फिर कमी करो, उतना ही वृद्धि उतना ही कमी होगा, तो इस सौदे में हमेशा क्या होगा, नुकसान। और जितना वृद्धि किया जाएगा या कमी किया जाएगा उसके वर्ग अपॉन 100, 15 का तो रहेगा, कितना होगा, 225 हुआ, यानी कि 2.25, 225 बटा 100 करोगे, 225 बटा 100 यानी कि 2.25, 17 का आएगा तो वर्ग नहीं आता है, 1 से 30 तक वर्ग सबको रटा होना चाहिए। 289 होता है, 2.89, जब 40 का तब 16% का नुकसान या हानि। ठीक है, तो इस तरह का जब भी रहेगा तो हमेशा नुकसान होता है। और अगर ये अलग अलग होता है तो किस फार्मूले पे करते हैं, अगर ये अलग अलग रहता है, ये मान लो तो ये 20% की कमी करने पे 30% की बिक्री हो जाए, बढ़ जाए, तो अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे, एक्स और वाई अलग लगाएंगे, एक्स माइनस वाई, और इसका इन दोनों का प्लस और माइनस गुणा करोगे तो माइनस एक्स वाई बटा 100 होता है। ठीक है, दो अलग अलग है। अब कमी वाला माइनस को दर्शाएगा और वृद्धि वाला प्लस को दर्शाएगा, और प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो यहाँ माइनस आएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बार कमी ही किया गया हो, तो यहाँ भी माइनस हो गया, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स वाई बटा 100। ठीक है ना, समतुल्य बट्टा जब निकाला जाता है तो इसमें यूज होता है, क्योंकि बट्टे में हमेशा दो बार कमी किया जाता है ना। मान लो दो बार कोई 10% का 2 बार बट्टा दिया जा रहा है, तो कितना, एक समतुल्य बट्टे के बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा, -10 और प्लस 10 गुणे 10 बटा 100, तो कितना हो गया, -20 और ये प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो गया, -19 हुआ, यानी कि 19% की कमी होगी। जनरली 10% लोग 20 मार देते हैं, तो लेकिन ये इस तरह से होता है। तो बस कहने का मतलब ये है कि अलग अलग रहेगा तो वृद्धि वाला प्लस में रहेगा, कमी वाला माइनस में रहेगा, और एक बराबर है इस तरह का तो हमेशा नुकसान होना है। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं 6 समुद्र 3 समुद्र 4 समुद्र 3 के अनुपात में है, इसका परिमाप दिया है 104, तो सबसे लंबी भुजा, इसमें क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है, 6x 4x और 3x मान लेंगे। परिमाप क्या होता है, किसी कोई भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, पूरी उसका जो साइड है उसको, हाँ, भुजाओं का योग होता है। ये 6x हो गया, ये 3x अगर हो रहा है, ये 4x मान लो। ठीक है, तो परिमाप बराबर 6 3 9 4 13x, ये तुम्हारे था निकला, और बराबर कितना दिया उसमें 104, x बराबर कितना हो जाएगा 13 8 104 8, ये भुजा 8 7 48, ये भुजा 8 8 24 और ये 8 32। अब जो पूछा, अब क्या पूछा है, सबसे बड़ी भुजा पूछा है, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी 48। ठीक है, ये किस तरह का त्रिभुज दिखाई दे रहा है,
अलग अलग है ना भुजाएं, तो हाँ। विषम बाहु हुआ ना। विषम बाहु। ये कितना हो गया 64, ये 48, ये 24 और ये 32। अगर इसका क्षेत्रफल पूछता तो क्या होता है? क्षेत्रफल इसका विषम बाहु का, उसी को हीरो सूत्र बोला जाता है। हाँ। ठीक है, क्या होता है क्षेत्रफल बराबर कहानी में s यस s माइनस a s माइनस b यस माइनस सी और s माइनस c, ये फार्मूला होता है। s क्या है? अर्ध परिमाप, a प्लस b प्लस c बटा 2, ये s बराबर होता है। और a b c अलग अलग भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान देखते रहना, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आज का 25 क्वेश्चन। ठीक है, मैथ देखो अब आज 1 तारीख हो गया और 10-15 दिन और मुश्किल से मिलेगा। तो मैथ जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा, जो तुमको क्या करना है, जिस टाइप का क्वेश्चन आया है कम से कम डेली ये नियम बनाओ कि हर टाइप के क्वेश्चन 2-2 लगाएं। ठीक है, जैसे अब ये क्या हो गया, ये प्रतिशत का क्वेश्चन हो गया, प्रतिशत से 2 क्वेश्चन इस टाइप का, ये आ गया 2 टाइप का। ज्यादा कुछ नहीं करना है, जिस टाइप का पेपर में क्वेश्चन आया सबका 2-2 ये नियम बनाओ, रोज 50 क्वेश्चन लगाएंगे डेली। ठीक है ना, इससे ये हो जाएगा कि तुम्हारे आदत में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसी से घुमा फिरा के आएगा। ठीक है, तो 2-2 क्वेश्चन डेली लगाओ उस पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला कल।